हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसमें देखो ऑलरेडी हमने फिनिश किया था व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका मीनिंग और उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चों कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़े थे। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज़ अ मेथड फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना बच्चों, उसको मेजर करने का मेथड्स क्या है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे देखो प्राइमरीली देर आर द थ्री मेथड्स। देखो देर आर द थ्री मेथड फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: रेशियो और परसेंटेज मेथड, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। जो उसमें देखो पहला मेथड है ना, ऑलरेडी हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब पढ़े थे ना, उसके मीनिंग में हमने उसका मीनिंग ही पढ़ा था। देखो रेशियो और परसेंटेज द क्वांटिटी डिमांडेड टू रेशियो और परसेंटेज इन द प्राइस, मतलब इस तरह से उसका रेशियो मेथड था। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। सो देखो पहला मेथड रेशियो और परसेंटेज मेथड। द परसेंटेज मेथड measure the elasticity of demand by means of the percentage change in the price and the demand for the commodity। ठीक है, तो परसेंट मेथड में क्या करेंगे, इन दिस मेथड वी मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय मीन्स ऑफ द परसेंट चेंज द प्राइस एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी, मतलब परसेंट द क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंट द प्राइस, उसके बेस हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। सो दिस मेथड इज डेवलप बाय Dr. Marshall. So according to this method, in this method consider percent change the quantity demanded. ये मेथड में क्या करेंगे, परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिवाइड इट बाय परसेंट चेंज द प्राइस, मतलब परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांड को परसेंट चेंज द प्राइस से क्या करना है, डिवाइड करना है। सो जैसे हमने पहले देखा था फॉर्मूला, तो वो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल द फॉर्मूला यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज फॉलो। तो उस मेथड में क्या कहते हैं, जो एज in the meaning we say that the percent is the quantity demand to percent is the price. So formula is there. So elasticity of demand equal to percent change the demand divided by percent change the price. तो percent change the demand कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ED equal to change in the demand divided by original demand, change in the price divided by original price. Delta means what, change। तो हम इसको डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे ना बच्चों, तो परसेंट में आएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू होल डिवाइड बाय पी डिवाइड बाय पी, अगर इसको सॉल्व करेंगे सो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये होल डिवाइड के बदले में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, जो ओरिजिनल प्राइस है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी लास्ट टाइम मेजर होगा। या तो फिर हम क्या करेंगे, वी जस्ट टेक परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांड टू परसेंट चेंज द प्राइस। तो ये जो इसका मीनिंग क्या है, देखो क्यू मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, पी मीन्स ओरिजिनल प्राइस, डेल्टा क्यू मीन्स चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड। और ये चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड कैसा निकालना है बच्चों, मीन्स Q1 माइनस क्यू। यहाँ पे Q1 का मतलब क्या है, करंट डिमांड। Q1 मतलब करंट डिमांड, मतलब अभी का डिमांड कितना था। समझो अभी पहला मैं क्वांटिटी डिमांड 10 कर रहा था और अभी मेरा क्वांटिटी डिमांड 15 हो गया। तो 15 क्या है, मेरा करंट डिमांड है, और पहले का जो डिमांड है, प्रीवियस डिमांड मतलब जो ओरिजिनल डिमांड कितना था, 10 था। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज है। कितने का डिफरेंस आया बच्चों, 5 का। ठीक है, अभी मैं करंटली कितने क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ, 15 किलो। पहले मैं कितना डिमांड कर रहा था, 10 किलो। तो अभी चेंज कितना आ गया, 5 का। तो वैसे चेंज द प्राइस भी है। समझो पहले प्राइस था पहले का प्राइस था समझो 10 रुपीज़, अभी प्राइस हो गया 5 रुपीज़। तो डिमांड कितना प्राइस में चेंजेस हो गया, 5 का। यहाँ पे कितना था, 5 का। तो 10 में से 5 माइनस करें तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। सो हियर Q1 P1 मीन्स व्हाट, करंट। जो अभी चेंज हुआ है ना, करंट में जो डिमांड या प्राइस आया वो हम क्या करते हैं, मतलब न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी डिमांड ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर करंट डिमांड और करंट प्राइस ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या होगा, ये फॉर्मूला हो गया। अभी देखो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखा दो, प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ एक्स। इसमें कैसा हम क्या करते हैं, देखो जिसमें प्राइस ऑफ एक्स में जो 200 है उसको पी लिया, पी मतलब ओरिजिनल प्राइस एंड क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। जब आपका प्राइस 200 था तो क्वांटिटी डिमांड कितना था, 1000 था। अभी प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया। देखो पी से P1 पे फॉल हो गया है, बराबर ना। मतलब P1 मतलब करंट प्राइस है, मतलब अभी का जो न्यू प्राइस है। नया प्राइस कितना है, 100 है। तो क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, 1500 Q1। तो प्राइस फॉल हो गया ना, तो डिमांड राइज हो गया बच्चों। तो इसको सॉल्व करते देखो, आपका फॉर्मूला क्या है, ईडी को परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांड परसेंट चेंज द प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पे ईडी का अभी वो फॉर्मूला जो हमने बताया वही फॉर्मूला है, परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांड परसेंट चेंज द प्राइस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन द अबो एग्जांपल सो डेल्टा पी, इसमें डेल्टा पी क्या होगा, देखो P1 माइनस पी। तो देखो P1 कितना है, 100,
पी कितना है 200, सो 100 में से 200 माइनस के तो कितना आएगा चेंज 100। एक्चुअली निगेटिव में 100 आएगा, मतलब -100 आएगा, लेकिन अपने को यहाँ पे उसे इग्नोर करना है, वी शुड नॉट कंसिडर इट, जस्ट वी टेक द डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है वही देखना है, निगेटिव साइन को इग्नोर करना है। अभी डेल्टा क्यू निकालना है, डेल्टा क्यू मतलब चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसमें क्या होगा Q1 माइनस क्यू, तो Q1 क्या है 1500 है और Q कितना है 100 है, सो 1500 माइनस 1000, ये Q कितना है 1000 है, सो 1500 माइनस 1000 कितना आएगा 500 kg, ये चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड है। अभी इसका परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंट का फॉर्मूला क्या है, जैसे परसेंट चेंज द प्राइस अगर निकालना है तो चेंज इन द प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस, तो चेंज इन द प्राइस कितना था 100, ओरिजिनल प्राइस कितना था 200, सो 100 डिवाइड बाय 200 करेंगे, इनटू 100 करेंगे, परसेंट के लिए 100 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 50%, चेंज द परसेंट ऑफ चेंज द प्राइस कितना आ गया 50%। उसके बाद परसेंट ऑफ चेंज इन द डिमांड निकालते हैं, सेम वैसे चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। सो देखो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड कितना था 500, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड कितना था मीन्स वो था 1000, सो 500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 करेंगे 50%। तो देखो अभी यहाँ पे डेल्टा परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 50% है, परसेंट चेंज द प्राइस कितना है 50% है। तो आपका फॉर्मूला देखो ईड इज इक्वल टू परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांड परसेंट द प्राइस, सो हियर परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांड इज 50% एंड परसेंट चेंज द प्राइस इज 50%। 50 को 50 से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, सो वी शुड बी गॉट इक्वल टू 1, so ED is equal to 1, when ED is equal to 1 it is called the unitary elasticity of demand। इस तरह से हर टाइप के इलास्टिक डिमांड को हम क्या करते हैं मेजर करते हैं बाय पॉइंट मेथड, समझना बच्चों। उसके बाद देखते हैं सेकंड टोटल आउटले एंड एक्सपेंडिचर मेथड। देखो टोटल आउटले मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो देखो खर्चे का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है डिमांड। अभी हम कोई चीज खरीदी करते हैं तो हमारा क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है, तो डिमांड मींस व्हाट योर एक्सपेंडिचर, सो डिमांड और एक्सपेंडिचर का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो डिमांड का मतलब क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है, और एक्सपेंडिचर मेथड को हम रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि एक का एक्सपेंडिचर में दूसरा क्या होता है इनकम। समझो अभी मैंने दुकान में जाके 10 रुपए के एक पेन परचेस करके लाया, तो मैंने कितने का डिमांड किया 10 रुपए का डिमांड किया, 10 रुपए मेरा क्या हो गया खर्चा हो गया, और दुकानदार के लिए 10 रुपए क्या हो गया रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गया। तो इसको आउटले मतलब एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, इसको डिमांड भी बोल सकते हैं, और रेवेन्यू मेथड भी बोल सकते हैं। टोटल आउटले और द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल। उसने क्या किया डिमांड को डिमांड शेड्यूल पे लेके क्या किया इसको मेजर किया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर एज फॉलो, सो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसको टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है आपके एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होगा, और डिमांड चेंज होगा तो आपका खर्चा भी क्या होगा चेंज होगा। तो जैसे खर्चे चेंज होंगे तो डिमांड उसके हिसाब से चेंज होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर डिमांड ज़्यादा चेंज होगा तो मोर इलास्टिक होगा, डिमांड कम चेंज होगा लेस इलास्टिक होगा। सो अकॉर्डिंगली वी कैन बी डिसाइड वेदर द मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, सो अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन आवर एक्सपेंडिचर। द टोटल आउटले मेथड कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या देखो टोटल आउटले मतलब टोटल खर्चा इज इक्वल टू क्या होगा प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड। एक यूनिट का प्राइस कितना है उसको क्वांटिटी डिमांड से मल्टीप्लाई करो। समझो एक पेन की कीमत 10 रुपए है, आपने 2 पेन परचेस की, समझा। अभी यहाँ पे 10 रुपीज क्या है एक यूनिट का प्राइस है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी पर 2, टोटल खर्चा कितना हो गया 20, समझ में। तो इस तरह से टोटल आउटले फाइंड आउट करते हैं। सो टोटल आउटले का फिर से फॉर्मूला दिखा प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। सो देखो यहाँ पे दिख रहा है प्राइस दिख रहा है, क्वांटिटी डिमांड है, ये टोटल आउटले है। टोटल आउटले कैसे आएगा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांड टोटल आउटले। फिर यहाँ पे हम निकालेंगे कि वो इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक है लेस इलास्टिक मतलब रिलेटिव इलास्टिक है परफेक्ट इलास्टिक परफेक्ट, मतलब हम यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाएंगे, ठीक है। सो हियर जस्ट सी व्हेन द प्राइस इज 50, प्राइस 50 था तो डिमांड कितना था 5 था, तो 50 मल्टीप्लाई 5 किया, 50 मल्टीप्लाई 5 किया, 250 क्या हो गया टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। नाउ प्राइस फॉल, अभी प्राइस देखो फॉल हो जा रहा है, 50 से 40 हो गया प्राइस, तो डिमांड क्या हो गया आपका बढ़ेगा। तो 40 से जब प्राइस 50 था तो 5 क्वांटिटी डिमांड करे थे, अभी हम क्या करें जब प्राइस 40 हो गया फॉल हो गया तो 10 क्वांटिटी एट अ लेस प्राइस मोर क्वांटिटी डिमांड, एट अ मोर प्राइस लेस क्वांटिटी डिमांड, बट योर टोटल एक्सपेंडिचर इज 400। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 400 हो गया। देखो प्राइस के फॉल होने से प्राइस के फॉल होने से खर्चा क्या होना चाहिए कम होना चाहिए कि नहीं। अभी किसी दुकान पे जाओ आपका प्राइस कम किया उसने तो आपका एक्सपेंडिचर कम होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहे। तो इसका मतलब क्या है इफ द चेंज द प्राइस, अगर प्राइस चेंज होता है अबाउट द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ब्रिंग अबाउट चेंज द क्वांटिटी डिमांड इन सच अ वे दैट द टोटल आउटले एक्सपेंडिचर गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा, लेकिन इस तरह से चेंज होगा जिससे आपका टोटल आउटले एक्सपेंडिचर क्या होगा इंक्रीज होगा,
ठीक है, मतलब आप ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, प्राइस कम हो गया इसलिए आप ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, मोर डिमांड कर रहे हो तो मोर इलास्टिक हो गया। तो मोर इलास्टिक मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, इन दैट द डिमांड इज अ रिलेटिवली इलास्टिक, हियर इट इज ग्रेटर देन 1। जब डिमांड क्या होगा, प्राइस से ज़्यादा चेंज होता है। देखो यहाँ पे अगर प्राइस में कंपैरिजन करें तो प्राइस में लगभग देखो 50 रुपये प्राइस है, अभी 40 रुपये फॉल हो गया, मतलब लगभग कितने से कम हुआ है, 20% से कम हुआ है। हाँ 40%, 10% का 10 रुपये का डिफरेंस है ना, तो 10% से कम हुआ है, 20% से कम हुआ है। और यहाँ पे कितना है, 50% से बढ़ गया है। तो परसेंट चेंज इन द प्राइस, परसेंट चेंज द प्राइस इज लेस देन परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांड, मीन परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांड आपका 50% है, 5 से अभी 10 बढ़ गया, मतलब 100% हो गया, ज़्यादा चेंजेस हो गया, जितना ओरिजिनल उसमें 100% ऐड हो गया, मतलब 5 में 5 100% हो गया। तो इसका मतलब मोर इलास्टिक ऑफ डिमांड है। कैसा है, मोर इलास्टिक ऑफ डिमांड, सो रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो सिंपल सा रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड कैसे मेजर करेंगे, व्हेन चेंज द प्राइस ऑफ कमोडिटी ब्रिंग आउट चेंज द क्वांटिटी डिमांड इन अ सच अ वे द टोटल एक्सपेंडिचर गोज ऑन इंक्रीजेस, खर्चे बढ़ जाने चाहिए। अगर खर्चे बढ़ गए तो इलास्टिक ऑफ डिमांड बोलेंगे, रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड बोलेंगे। उसका सेकंड देखो, प्राइस दिया है, प्राइस 30 था, क्वांटिटी डिमांड कितना 20, तो 30 मल्टीप्लाई 20 किया तो 600 टोटल खर्चे हो गए। उसके बाद फिर प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया, प्राइस फॉल हो गया। देखो प्राइस जब 30 था 20 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, जब प्राइस 20 हो गया 30 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो अभी देखो 20 मल्टीप्लाई 30 करें फिर से सेम खर्चे है। तो इसका मतलब इफ द चेंज द प्राइस ब्रिंग अबाउट चेंज द क्वांटिटी डिमांड इन सच अ वे दैट टोटल आउटले रिमेन द सेम, टोटल खर्चा आपका सेम है, तो देन इट इज अ यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। समझ में, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा, लेकिन इस तरह से चेंज होगा कि आपका खर्चा सेम रहेगा, योर एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम, उसको होते हैं यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। मतलब जितने परसेंट से प्राइस चेंज हो रहा है उतने परसेंट से डिमांड में भी चेंजेस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसलिए खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा नहीं है, खर्चा उधर का उतना है, इक्वल है। समझ में, सो इट इज कॉल्ड अ यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। समझ में बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल। अभी देखो एक्सपेंडिचर और कैसे मेथड करते हैं। सो प्राइस देखो 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितना 40, 10 मल्टीप्लाई 40 गया 400 एक्सपेंडिचर हो गया। फिर देखो प्राइस फॉल हो गया तो डिमांड राइज हो गया, डिमांड राइज हो गया कितना 50 हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 250 खर्चा हो गया। देखो प्राइस के कम होने से खर्चे कम हुए, ठीक है, लेकिन कैसे बहुत ज़्यादा कम हो गए, ठीक है। सो प्राइस के कम होने से खर्चे क्या गए, कम हो गए। सो इफ द चेंज द प्राइस ब्रिंग आउट चेंज द क्वांटिटी डिमांड इन सच अ वे दैट टोटल एक्सपेंस गोज ऑन फॉलिंग, मतलब प्राइस के चेंज होने से खर्चे कम हो गए, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, मिस रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड, मतलब खर्चे आपके कम हो जाएंगे तो रिलेटिवली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड बोलेंगे। समझ में। सो यहाँ पे ईडी इज लेस देन 1 रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड। समझ में बच्चों। उसके बाद देखो ये आपका पॉइंट मेथड कंप्लीट हो गया। तो इस पॉइंट मेथड में हमने देखा अगर हम क्या करते हैं, प्राइस के चेंज होने से खर्चे बढ़ जाते हैं, रिलेटिव इलास्टिक है, प्राइस के चेंज होने से खर्चे सेम रहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक है, लेकिन प्राइस के चेंज होने से खर्चे बढ़ेंगे नहीं, खर्चे क्या होंगे और कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड हो गया। समझ में बच्चों। उसके बाद ज्योमेट्रिक मेथड, सेकंड मेथड कौन सा है, ज्योमेट्रिक। देयर आर 3 मेथड्स। सो अभी सेकंड मेथड पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मतलब क्या, जो भूमिति रचना करते हैं, ज्योमेट्रिक करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखो ज्योमेट्री से ही मालूम पड़ता है। इन दिस मेथड वी मेजर द इलास्टिक ऑफ डिमांड बाय मींस ऑफ द ज्योमेट्रिकल डायग्राम, डायग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, इलास्टिक ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। इन दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट मेथड, और इस मेथड को पॉइंट मेथड होता है क्योंकि उस डायग्राम में जो पॉइंट आएगा उसके ऊपर डिमांड मेजर करते हैं। इट इज अ मोस्ट सिंपल एंड साइंटिफिक मेथड गिवन बाय मार्शल टू मेजर द इलास्टिक ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, अभी जो डिमांड कर्व देखो डाउनवर्ड स्लोप होता है, आपको पता है। जब क्या होता है, प्राइस चेंज होता है तो उसके साथ डिमांड चेंज होता है, और जैसे डिमांड चेंज हो गया तो उस पर एक पॉइंट बनता है, फिर प्राइस चेंज होगा, फिर डिमांड चेंज होगा, फिर पॉइंट बनते हैं। तो उस पॉइंट के बेस पे हम क्या करते हैं, डिमांड को मेजर करेंगे। और डिमांड कर्व में भी लीनियर और नॉन लीनियर। देखो डिमांड कैसा, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, और नॉन लीनियर मतलब क्या, कॉन्वेक्स। उसका जो कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टाइप होता है, मतलब क्या, मींस कर्व टाइप। ठीक है, कर्व सेट में जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। लेकिन हम क्या कहते हैं, लीनियर डिमांड कर्व अब तक करते आए, नॉन लीनियर भी इसमें एक्सप्लेन करने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल देखते हैं नॉन लीनियर डिमांड कर्व के बारे में देखते हैं, उसमें इलास्टिक डिमांड को हम कैसे मेजर करते हैं। सो अंडर द ज्योमेट्रिक मेथड, सो वी फर्स्ट ड्रॉ द इलास्टिक ऑफ डिमांड कर्व। सो यहाँ पे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले रखा है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमने यहाँ पे डिमांड कर्व बना है। डिमांड कर्व एक्चुअली बच्चों एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस को टच नहीं करता, उसके यहाँ पे रहता है। तो हमने लेकिन यहाँ पे क्या किया, उसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है पॉइंट वाई तक, पॉइंट एक्स तक हमने क्या क्या बढ़ा दिया है।
ठीक है। बढ़ाने के बाद फिर हमारा समझो जो भी प्राइस होगा एक्स वाई जेड जो भी प्राइस पी प्राइस है या क्यू क्वांटिटी डिमांड है, तो उस प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बेस पे यहाँ पे पॉइंट बनते हैं। इस डिमांड के तौर पे यहाँ पे पॉइंट बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, या यहाँ पे बन सकता है, कहीं पे भी एक पॉइंट बन सकता है। तो जहाँ पे पॉइंट बनेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस वो जो पॉइंट है उसको एक नाम दे दिया, समझो मैंने नाम दे दिया पी। तो उस पॉइंट के बेस पे आप अगर देखें तो ये जो पॉइंट है ना, इस जो डिमांड की जो लाइन है ए बी जो लाइन है, उस लाइन को उसने बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया। इट्स डिवाइड इन द टू पार्ट्स। सो द पार्ट्स बिलो पी, द पार्ट्स बिलो अबो पी, ठीक है। मीन्स सेगमेंट अबो पी, सेगमेंट बिलो पी। हाँ, बी के पी के नीचे वाला पार्ट, पी के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो पी के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं अपर सेगमेंट, ठीक है, और पी के नीचे वाला जो पार्ट है उसको लोअर सेगमेंट बोलते हैं। समझ में? तो इसको मैं जरा एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखो यहाँ पे इन अ लीनियर डिमांड कर्व व्हेन द डिमांड कर्व इज अ लीनियर विद स्ट्रेट लाइन वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द वाई एक्सिस। एक्चुअली डिमांड कर्व जो होता है वो वाई या एक्स को टच नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, उसको टच किया है, उसको बढ़ा दिया है, एक्सटेंड किया मतलब बढ़ा दिया है डिमांड कर्व टू मीट वाई एक्सिस एट अ पॉइंट ए। बढ़ा के हमने क्या किया, वाई एक्सिस तक बढ़ाया और जाके ए पॉइंट पे जाके मिल गया। उसके बाद एक्स एक्सिस पे हम भी उसको बढ़ाया और जाके बी पॉइंट पे क्या हो गया, वो मिल गया। समझ में? तो पॉइंट बन गया ए बी, और उस ए बी को किसने कट किया है, पी ने। पी ने कैसे कट किया, ऑन द बेस ऑफ योर प्राइस एंड डिमांड। कहीं भी टच कर सकता है वो, यहाँ पे पी बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, डिपेंड ऑन योर प्राइस। अगर समझो प्राइस यहाँ पे रहेगा और डिमांड यहाँ पे रहेगा तो पॉइंट कहाँ पे बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा। समझ में? तो जहाँ पे प्राइस रहेगा, जहाँ पे क्वांटिटी, उसके ऊपर डिपेंड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड पे डिपेंड करता है यहाँ पे पॉइंट कैसे बनता है। हमने डिमांड को बनाते वक्त भी देखो पॉइंट ड्रॉ करके आपको बताए थे। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एक्स एक्सिस इज जीरो। अगर समझो एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट बन जाता तो यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा, जीरो। देखो डिमांड कौन से लाइन पे है, जीरो वाली लाइन है। एक्स लाइन मतलब क्या, जीरो। ये ओरिजिन वाला लाइन होता है, जीरो लाइन होता है। और वाई एक्सिस इज इन्फिनाइट। वाई एक्सिस पे डिमांड है ही नहीं, डिमांड को मेजर करना डिफिकल्ट है। देखो वाई एक्सिस पे डिमांड है क्या है, वाई एक्सिस कौन सा लाइन है, प्राइस वाला लाइन है। तो डिमांड को हम बता ही नहीं पा रहे, डिमांड का कोई मेजरमेंट ही नहीं है, तो इन्फिनाइट, नॉट मेजरेबल। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट एट अ डिफरेंट पॉइंट। तो अलग अलग पॉइंट में अलग अलग होता है, और उसके लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला बनाया है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। सो लोअर सेगमेंट मींस PB, अपर सेगमेंट ऑफ PA, ठीक है, उसको उससे डिवाइड करेंगे। सो वी गॉट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो इसको हम मेजर करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे मेजर करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट AB इज अ डिमांड कर्व। ऐसा अज्यूम करते हैं कि A और ये जो B है ना, ये डिमांड कर्व है, ठीक है। उसका जो टोटल लेंथ है ए और बी का वो 8 सेंटीमीटर है, और उसके 1 2 3 4 पार्ट किए, 3 पार्ट किए, मतलब 2 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। 2 2 के समझो एक पार्ट किए उसे इजी मेजरमेंट करने के लिए 2 2 के पार्ट कर दिए। समझो ये जो डिफरेंस है ना, पॉइंट पॉइंट के बीच का डिफरेंस 2 2 का है। सो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ वेरियस पॉइंट मेजर एज फॉलो, ठीक है। तो उसको मेजर करते हैं अलग पॉइंट में। देखो पहला एट अ पॉइंट P, जब प्राइस यहाँ पे था तो डिमांड आपका यहाँ पे था। देखो ये जो पॉइंट लाइन दिख रहा है ना, ये प्राइस वाला P वाला लाइन है, समझो ये क्वांटिटी डिमांड Q है। तो जब प्राइस यहाँ पे था तो डिमांड यहाँ पे था और पॉइंट बन गया P पॉइंट बन गया। तो P पॉइंट से देखो अगर मेजर करेंगे, P के जो नीचे वाला पॉइंट है PB है और P से ऊपर वाला पॉइंट है PA। तो PB और PA दोनों का डिफरेंस सेम है। देखो यहाँ पे 2 2 कितना हो गया, 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 2 का गैप है ना, तो 2 2 4 हो गया। तो लोअर वाला भी 4 है, अपर वाला भी 4 है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइड अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या है, PB डिवाइड बाय PA। तो PB कितना है, 4 है, PA कितना है, 4 है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 आता है, उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ED इक्वल टू 1 मींस व्हाट, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पॉइंट P। तो एट अ पॉइंट P पे कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, एट अ पॉइंट P1। अभी जब पॉइंट P1 था, P1 पॉइंट कैसा बन गया, जब प्राइस आपका यहाँ पे फॉल हो जाएगा ना तो डिमांड आपका राइज हो जाएगा, यहाँ से इसके आगे जाएगा। तो प्राइस के फॉल से डिमांड क्या होगा, राइज होगा। तो नया पॉइंट बनेगा P1। क्या बन गया पॉइंट P1। सो देखो यहाँ पे जो P1 पॉइंट है, यहाँ पे देखते हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर PB1 डिवाइड बाय P1A। सो यहाँ पे देखो लोअर सेगमेंट क्या है बच्चों, 2 है। लोअर सेगमेंट क्या है, 2। लोअर सेगमेंट देखो इतना ही जगह है, 2 है, और अपर सेगमेंट कितना है, टोटल 6 है। तो 2 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, आपका फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट आपका कम है, दिख रहा है कि नहीं, PB, तो PB डिवाइड बाय PA करेंगे तो क्या होगा, प्राइस ज़्यादा से फॉल हो रहा है लेकिन डिमांड कम से फॉल हो रहा है। समझ में? इसका मतलब डिमांड का फॉल क्या राइज हो रहा है, कम से। तो इसको बोलते हैं 0.33 आ गया पॉइंट। सो 0.33 लेस दैन 1, 0.33 क्या है, लेस दैन 1 है। तो 0.33 लेस दैन 1 इट इज़ अ रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
समझ में? सो ए इज ग्रेटर देन 1, ए क्या है? ग्रेटर देन 1 है, समझ में? 1 इज ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1 आ गया, समझ में? लेस देन 1 आएगा तो रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट देखते हैं, एट अ पॉइंट P2। अभी देखो P2 वाले पॉइंट में देखो, जब P2 वाला पॉइंट था, जब डिमांड P2 पॉइंट है तो उस टाइम पे प्राइस देखो यहाँ पे रहेगा, डिमांड क्या होगा? यहाँ पे होगा। प्राइस देखो इतना चेंज हुआ है, प्राइस में, डिमांड में इतना ही चेंज हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट में है। सो इलास्टिक डिमांड मेजर एज PB2 P2B, समझा? P2B इज अ लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट कितना है? 6 है, और अपर सेगमेंट कितना है बच्चों? 2 है। इधर P2A का ऊपर वाला पार्ट क्या है? अपर सेगमेंट है। डिवाइड करेंगे, इसको कट करेंगे तो कितना का? 3। 3 इज ग्रेटर देन 1। 3 1 से ज़्यादा है कि नहीं? 3 क्या है? 1 से ज़्यादा है। सो 3 इज ग्रेटर देन 1, सो रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड। समझ में? जब इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 रहता है तो उसको रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड बोलते हैं, समझ में? पॉइंट एट अ पॉइंट P2, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला, एट अ पॉइंट ए। अभी देखो अगर डिमांड पॉइंट ए पे चला जाएगा, डिमांड कौन से जाएगा? पॉइंट ए पे। ये प्राइस पे डिमांड आपको मेजर करने को नहीं आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट ए, द पॉइंट ऑफ इलास्टिक ऑफ इज इन्फिनाइट, मतलब इलास्टिक ऑफ डिमांड का जो पॉइंट है ना बच्चों, इनडिफाइन है। मतलब इसको इनडिफाइन, मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते, बिकॉज अपर सेगमेंट 0, अपर सेगमेंट आपका 0 है, ऊपर में 0 आ रहा है, और लोअर सेगमेंट आपका पूरा है, 8 का 8 है। तो अपर सेगमेंट आपका 0 है, लोअर 8 है, तो 0 को हम डिवाइड कर सकते हैं, जब कुछ नहीं है तो उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते। इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। सो जब इलास्टिक ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, इतना डिमांड चेंज हो गया जिसका कैलकुलेशन डिफाइन करना पॉसिबल नहीं, इन्फिनाइट उसका चेंजेस है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड, समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा? एट अ पॉइंट ए, मीन्स ए पॉइंट किस में आएगा? वाई एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट बनेगा तो क्या बनेगा? उसको परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड बोलेंगे। फिफ्थ वन, एट अ पॉइंट बी। बी पॉइंट पे अगर इलास्टिक आ गया तो बी पॉइंट मतलब एक्स एक्सिस कौन सा लाइन होता है? 0 लाइन होता है। सो द पॉइंट ऑफ इलास्टिक इज 0 बिकॉज द लोअर सेगमेंट इज 0। लोअर सेगमेंट क्या है बच्चों? 0 है। बी के नीचे का पॉइंट क्या है? 0 है कि नहीं है? 0 है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे बना ना, तो यहाँ पे इसके नीचे का जो पॉइंट है वो 0 है, ठीक है। बी पॉइंट क्या है? 0 पॉइंट है, एंड अपर सेगमेंट कितना? 8 है। तो 8 को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, समझे? 0 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो ऐसा परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो इस तरह से क्या हो गया? इलास्टिक डिमांड को अलग अलग पॉइंट पे मिलेगा। तो इससे आपने को क्या मानना पड़ा? कंक्लूजन क्या मानना पड़ा? जब क्या होता है, प्राइस के जैसे डिमांड चेंज होगा और डिमांड कर को वो जो पॉइंट बनेगा डिमांड और प्राइस का, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यूनिटरी बोलते हैं। अगर लोअर सेगमेंट अगर समझो ज़्यादा हो गया, अपर सेगमेंट कम हो गया, समझ में? लोअर सेगमेंट ज़्यादा हो गया और अपर सेगमेंट कम हो गया तो उसको रिलेटिवली इलास्टिक बोलेंगे। और अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट क्या हो गया? कम हो गया, समझ में? लोअर सेगमेंट का अपर सेगमेंट ज़्यादा हो गया तो रिलेटिवली इनलास्टिक बोलेंगे। और एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस परफेक्टली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड, समझ में? इस तरह से पांचों टाइप के प्राइस इलास्टिक डिमांड को हमने इस ज्योमेट्रिक मेथड पे मेजर किया, लीनियर डिमांड कर्व। अब हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर डिमांड कर्व। देखो नॉन लीनियर डिमांड कर्व में डिमांड कर्व एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं आता, डिमांड कर्व इस तरह से बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स कर्व मतलब क्या? इस तरह से आधा चंद्र जैसा कर्व बनता है, समझ में? सो इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। डी इज अ डिमांड कर्व। तो ये जो डी डिपेंड करेगा प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा, प्राइस और डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा डिमांड का कर्व कैसे बढ़ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, इधर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा जो इसको टच करते हुए जाएगी, समझ में? तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसको मैं लो टेंजेंट, उसको नाम दे दिया मैंने ए वी। इसको टच कर रही यहाँ पे, इसको मैंने पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट बना, उसको नाम दे दिया मैंने ई पॉइंट पे आके टच हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ई पॉइंट ने क्या किया है, जो ए बी लाइन है ना, टेंजेंट है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ए ई और बी ई, मतलब ई बी हो गया, ई ए हो गया, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे क्या बन गया? अपर सेगमेंट बन गया। ए कौन सा पार्ट है? अपर सेगमेंट, और बी ई भी कौन सा है? लोअर सेगमेंट। ऐसा दो पार्ट में इसको डिमांड को डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से इस तरह से हम लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट यहाँ पे बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। पॉइंट कैसा बनाते हैं? टेंजेंट, मतलब ये डिमांड पे जहाँ पे लाइन क्रॉस करेगा वहाँ पे पॉइंट बनेगा। यहाँ पे भी टच करेगा, अगर इसका स्लोप इस तरह से रहेगा तो पॉइंट यहाँ पे टच करेगा। मतलब स्लोप पे डिपेंड करेगा डिमांड का कैसा होगा। और डिमांड का स्लोप किस पे डिपेंड करेगा? डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। डिमांड हाई रहेगा उसके हिसाब से स्लोप होगा, लो डिमांड का उसके हिसाब से स्लोप रहेगा, समझ में? तो इस तरह से हम डिमांड को मेजर करते हैं। सो नॉन लीनियर डिमांड कर्व, व्हेन द डिमांड कर्व इज अ नॉन लीनियर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ओरिजिन से क्या है? वो कॉन्वेक्स है,
ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन उसका दिख रहा है, ठीक है, ओरिजिन थोड़ा बाहर आता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। सो इट मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट। हम क्या करेंगे, जहाँ पे वो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ए बी टचिंग द गिवन पॉइंट, जो यहाँ पे डी डी डिमांड को है उस पर एक पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा डिमांड को, एंड एक्सटेंडिंग इट द वाई एक्सिस। फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट यहाँ पे बना ना, यहाँ देखेंगे उसको एक्सटेंड करेंगे, वाई एक्सिस पॉइंट ए, एक्सिस पॉइंट बी, वाई एक्सिस पॉइंट ए, एक्सिस पॉइंट बी। उसके बेस पे हम इलास्टिक डिमांड मेजर करेंगे। फिर से लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट में सॉ बिलो ई क्या है, ई बी, और अपर सेगमेंट अबो ई क्या है, ई ए, वो अपर सेगमेंट है, उसको उससे डिवाइड करेंगे तो इलास्टिक डिमांड मेजर हो जाएगा। समझ में? तो किस तरह से मेजर करेंगे, देखो यहाँ पे बताया हुआ है जो फॉर्मूला दिया है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या बताया, इफ ई बी इज इक्वल टू ई ए, मतलब जो ये ई बी है और ई ए दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब नीचे वाला पार्ट भी ऊपर है सेम है, नीचे वाला पार्ट भी सेम है, मतलब दोनों पार्ट सेम है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इधर 4 है इधर भी 4 है, डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा ना। सो इट इज इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिक डिमांड, सेम उसके जैसा है। एंड ई बी ग्रेटर देन ई ए, मतलब समझो अगर ई बी जो है वो ई बी से ग्रेटर हो गया तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा, ठीक है। उसके बाद ई बी इज लोअर देन ई ए, तो उस टाइम में क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, इलास्टिक डिमांड को मेजर करेंगे बाय पॉइंट मेथड, नॉन लीनियर डिमांड कर्व। समझ में? सो टुडे आई हैव फिनिश्ड ऑल द मेथड मेजरिंग द प्राइस इलास्टिक डिमांड। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग उसकी तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू बच्चों।